सो वेलकम बैक। हम जहाँ पे सेक्शन जो बी है आपका साइंस पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जहाँ पे बात कर रहे हैं हम आपके सेक्शन बी की, ठीक है। यह है आपका सेक्शन बी, जहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं। किस तरह से होते हैं, किस चैप्टर में से होते हैं, ये वाली चीज़ ऑलरेडी आई एम श्योर आपने देख ली है। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 2-2 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से आपका ह्यूमन एंड कलरफुल आई जो है, इसमें से आपको जो है 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड होता है। एंड अकॉर्डिंगली आप दूसरे भी जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से 2-2 मार्क्स का आपके ये वाले 6 क्वेश्चंस आपके कहाँ से आ रहे हैं। एनीवे आते हैं एंड यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइम को बचाते हुए। एंड हियर वी आर, ठीक है। स्टेट एनी 2 प्रैक्टिसेस व्हिच कैन हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की हमारे पास कोई 2 ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, कॉमन प्रैक्टिसेस हमें जहाँ पे लिखनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो ज़्यादा फेमिलियर हो, सबको पता हो। जिस तरह से हमारे पास जो होगी, देयर कैन बी न्यूमेरियस प्रैक्टिसेस। स्टेट एनी 2 प्रैक्टिसेस, द 2 प्रैक्टिसेस टू कंजर्व एनवायरनमेंट, और उसके बाद आप लिखेंगे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है ना। इफ यू वांट, अगर आपको पेपर अपना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसकी जो हमारी साइकिल होती है, अच्छा ट्रेंगल होती है रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल की, रिड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल की, आप ये वाली बना सकते हैं। एग्जाम्पल को लगेगा यू आर नोइंग समथिंग। एंड इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिड्यूस का क्या मतलब होता है, चीज़ों को जो है कम, जो है एनवायरनमेंट की जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम जो है ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, कम यूज़ करें, ठीक है ना। और उनका यूज़ जो है रिड्यूस करें, हम रीयूज़ करें। फॉर एग्जांपल हमारा ग्रे वाटर जो हमारे निकलता है किचन से या लॉन्ड्री से, हम उसको जो है गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देन हमारा रिसाइकल, जो हमारा जिस तरह से हमारा प्लास्टिक है, या हमारा जो मेटल्स होते हैं, जिस तरह से टीन कैन वगैरह, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देंगे, साथ में एग्जाम्पल देंगे, ये मोस्ट ऑथेंटिक लगता है। रिड्यूस रिसाइकल के लिए जिस तरह से रिसाइकलिंग, फॉर एग्जांपल टीन कैंस, ठीक है ना। रीयूज़ के लिए फॉर एग्जांपल यूजिंग ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग, ठीक। बिल्कुल सिंपल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल को लगेगा, एग्जाम्पल से, आपके डायग्राम से, आपके फ्लो चार्ट से एग्जाम्पल को लगता है यू आर नोइंग समथिंग, ठीक है ना। एंड बहुत ईजी होता है उसको। एंड दूसरी जो इसका हो सकता है वो हो सकती है एफोरेस्टेशन या प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रीज़ जो है प्लांट करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, कार्बन सिंक का काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। इस तरह से जो हमारी जो हीटिंग इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो कम होगी, ठीक है ना। इसके अलावा रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट अगर हो जाए, हम अगर रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट होंगे तो दिन हमारी जो होगी, जो एग्जॉस्ट होगा, जो एमिशंस होंगी, वो बहुत जो है कम हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी एमिशंस, ठीक है ना। इसके अलावा वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लिख सकते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना, जो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है उसको कम करना, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है उसको कम करना। ये हमारे पास जो है कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं, यू कैन राइट देम, ठीक है, जो आपके माइंड में आ सकता है। देयर आर न्यूमेरियस, यू नो दैट, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना कैन बी अनदर रीजन, फॉर श्योर यू कैन राइट इट, ठीक है ना। जितना आप लिखेंगे, साथ में एग्जांपल्स देंगे, कोई भी 2 आपको लिखनी है तो यू कैन राइट एनी 2। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है ग्लोब का, वो धीरे धीरे इनक्रीज हो रहा है। हमारा ग्लोब है, ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है ना, ग्रेजुअली इनक्रीज होता है एवरेज जो सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है ना। एक्चुअल में किसकी वजह से ये इंक्रीज होता है? ड्यू टू जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, इसे किसकी वजह से इंक्रीज होती है, ठीक है ना। ग्रेजुअल ग्लोब की वार्मिंग किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये वाली जो है इंक्रीज होती है। अब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? जिस तरह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। इस तरह से हमारी मीथेन होती है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे हमारे जो हैं वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। ये वाले हमारे जो हैं ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ठीक है ना। मतलब ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। अब जब हमारे सन की रेडिएशंस आती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ये क्या कर लेती है कि हीट जो होती है, इंफ्रारेड रेज होती हैं, जो हीट होती है सूरज से आई हुई हीट, उसको ट्रैप कर लेती हैं। जब इसको ट्रैप कर लेती है एंड आफ्टर दैट ये इसी हीट को जो है नीचे जो है दोबारा जो है मतलब
भेजती है, अर्थ पे भेजती है, रेडिएट करती हैं, यही जो पार्टिकल्स होते हैं इनके रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ता जाता है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जितना पहला अर्थ का टेम्परेचर था, फॉर एग्जाम्पल हमारा 14 डिग्री अर्थ का एवरेज टेम्परेचर था, अगर इससे बढ़कर 15 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, या 16 डिग्री हो जाता है, अगर हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ये बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, जिस तरह हिमालय के अंदर बहुत से ग्लेशियर्स हैं, अब हिमालय के अंदर ग्लेशियर्स हैं, आप देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम जिसके अंदर आपका झेलम आता है, चिनाब आता है, रवि आता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा रिवर है, ठीक है ना। इस तरह से गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। ये सारे के सारे इन ग्लेशियर्स की वजह से आते हैं। अगर इन केस ग्लोबल वार्मिंग होती है 4 डिग्री से 15 डिग्री 14 से अगर 15 डिग्री बढ़ता है या 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, ये क्या होंगे, ये पिघलेंगे। अगर ये पिघलेंगे तो इनका जो वाटर का फ्लो होगा रिवर के अंदर ऑटोमेटिकली एक तो वो खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से ड्रॉफ्ट आते हैं, ठीक है ना। फ्लडिंग होती है, फ्लडिंग एक रीज़न रहता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्लडिंग होती है, ठीक है ना। ड्रॉफ्ट आते हैं, ठीक है, खुशक साली होती है, ठीक है। और क्या होता है कि रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं, क्लाइमेट जो होता है वो एरेटिक हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कब बारिश होनी है नहीं होती, ठीक है ना। जब बारिश होती है तो इंटेंस बारिश होती है, क्लाइमेटिक जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से जो होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो है मेल्ट करते हैं, ये चीज़ तो है सबसे पहली बात जो होगी ये वाली चीज़। एंड सी लेवल जो होता है हमारा, सी लेवल जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। अगर सी लेवल बढ़ेगी तो वाटर जो है वो आता है धीरे धीरे कोस्टल एरियाज के अंदर। ये कोस्टल एरिया है, जहाँ पे अगर रिवर होगा, अगर ये सी लेवल ऊपर बढ़ेगी तो कोस्टल एरिया भी आएगा, कोस्टल एरियाज को सबमर्ज करेगा। फिजी के अंदर रिसेंटली बहुत से आइलैंड्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे जो है लोगों को वहाँ से निकाला गया है। आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। या क्लाइमेट रिफ्यूजी जो हमें देखने को मिलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक उसके पीछे एक मेजर रीजन है, ठीक है ना। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर जो हमारा होता है बहुत ज़्यादा है नेगेटिवली हार्म होता है, ठीक है ना। जैसी सी बात है, जब खुशक साली होगी जो है टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन एक अदर कंसेप्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वाला होता है। ये वाली ऐसी चीज़ें हैं जो सब ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग अगर हमारा होगा, ओवरऑल जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है अगर वो बढ़ेगा, ठीक है ना, वो बढ़ने के पीछे रीज़न क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ग्रीन हाउसेस बढ़ेंगी तो मतलब कि जो हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाले हमें इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पे सिर्फ हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है डिफाइन करना था। मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तो ये वाली चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के क्या तरीके हैं, जिस तरह से एनवायरनमेंट को रोकने के तरीके हैं सेम वैसे ही जो हमें कंबस्चन होगी फॉसल फ्यूल्स की, कंबस्चन फॉसल फ्यूल्स को जो होगा, फॉसल फ्यूल्स वो हमें कम करने हैं, फॉसल फ्यूल्स की कंबस्चन हमें कम करनी होगी, ठीक है ना। रिन्यूएबल्स पे हमें शिफ्ट करना होगा, रिन्यूएबल्स पे हमें जो है शिफ्ट करना होगा, ठीक है। देन हमें जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें जो है अडॉप्ट करनी होगी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो होंगी हमें वो अडॉप्ट करनी होगी। तो ये वाले जो हों ऐसे 3 रीज़न हैं जिनको आप किसी भी चीज़ के अंदर जो है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन है, व्हाटएवर हो, आप यहाँ पे जो है ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं। एनीवे आते हैं नेक्स्ट एंड देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो बेसिक काज है वो क्या है, ठीक है ना। जो बेसिक काज होता है एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का वो बेसिकली होती है वेरिएशन जो हमें देखने को मिलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एयर के अंदर, ठीक है ना। लेट्स कम हियर एंड सी समथिंग अबाउट दिस वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हमारी एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या होती है। जिस तरह हमने देखा हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। देन ऊपर जो सेकंड लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर हमारी होती है मेसोस्फेयर एंड देन हमारी होती है आयोनोस्फेयर, ठीक है ना। जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो आपकी जो डेंसिटी होती है एयर की वो कम होती जाती है, डेंसिटी कम होती जाती है। एंड प्रेशर जो होता है आपका एयर का जो प्रेशर होता है वो भी जो आपको देखेंगे विद द हाइट वो आपको कम होता दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो हमारी सबसे नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये वाली हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। मेजर जो वेदर इवेंट्स वगैरह होते हैं ट्रोपोस्फेयर के ही अंदर होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली बायोस्फेयर के लिए, ठीक है ना। बायोस्फेयर के लिए ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज जितनी भी लिविंग जो हमारे चीज़ें होती है वो सारी इसी पे डिपेंड करती है। हमारे वेदर इवेंट्स, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनिंग, प्रेसिपिटेशन वगैरह सब जो है जो नीचे वाली लेयर है इसमें होती है। इसकी हाइट कितनी होती है, इक्वेटर पे लगभग 13 किलोमीटर के अराउंड होती है, बट वहीं पोल पे आप देखेंगे तो पोल पे थोड़ी सुकड़ जाती है। ये लगभग 8 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो है अर्थ से लेकर ऊपर आसमान तक जो है इसकी हाइट होती है, ठीक है। एनीवे जहाँ पे ये जो वाली हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन, ठीक है। ये हम थोड़ा बाहर निकल के एंड हमें यहाँ पे डिस्कस करना था कि एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कहाँ कैसे होती है। देखिए
रिफ्रैक्शन का बेसिकली क्या चीज़ होता है, क्या प्रोसेस होता है? हमने देखा रिफ्रैक्शन ऐसी चीज़ होती है जब एक मीडियम से, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लास स्लैब है एंड एक मीडियम से जब ये जो लाइट की रे है, जब लाइट है ये जब पास होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा डेंसर मीडियम होगा, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको जो है ज़्यादा होगा, इस वाले जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो होगा क्या, जहाँ पे ये वाली फॉर एग्जांपल हमारी लाइट है एंड जहाँ पे लाइट जब आएगी तो जब जहाँ पे लाइट क्या करेगी, लाइट थोड़ा बेंड होगी, जिस स्पीड पे लाइट चल रही थी लाइट की स्पीड कम होगी। अब जब लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल आगे डेंस है, लाइट की स्पीड कम होगी, कम होने की वजह से लाइट थोड़ा बेंड हो जाएगी। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, अब लाइट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है एंड लाइट यहाँ पे ऐसे आ रही है। अब क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे डेंसर मटेरियल्स आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। किसी जगह पे जो है हमारी एयर की जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई स्टार है, जहाँ पे कोई स्टार है, जहाँ पे लाइट की रे आ रही है, जहाँ पे जब ये लाइट इंटर हुई तो जहाँ पे पहले जहाँ पे ठीक मटेरियल था, जहाँ पे इसको डेंसर मटेरियल आया, डेंसर मटेरियल ने लाइट को जहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया एंड अब ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ पे थोड़ा और डेंसर मटेरियल, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर एयर तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कभी आदमी की आंख जो है इसको देखेगी जहां पे, कभी देखेगी जहां पे, मतलब जहां पे जब लाइट आएगी तो डिफरेंट, मतलब डेंसर मटेरियल जो है लाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करते रहते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर का वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर चेंज होता रहा है, ठीक है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होगा, डेंसर मटेरियल जब होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जहां पे मटेरियल लेस डेंसर होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एंड यही रीजन बनता है हमारी इसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो बेसिक जो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन जो है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के पीछे जो काज है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन, ये हमारा जो है बेसिक काज होता है किसका, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के पीछे। ये वाला जो अब लिखेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर तो इसको हाईलाइट करेंगे। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी एयर का होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जब ऊपर एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, डेंसिटी कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली जो है वो डिक्रीज होता है एंड दिस वेरिएशन काजेस द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एज दे पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। एंड दिस वेरिएशन काजेस बेंडिंग ऑफ लाइट एंड इट्स वेरी सिंपल। चलिए आते हैं नेक्स्ट एंड की पॉइंट इज दैट, ये वाला जो है जो हमने लिखा है इसको आप जब लिखेंगे तो पूरे को कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे अपना लिख रहे हैं किस तरह से लिखेंगे, द cause of atmospheric refraction is the variation in refractive index is the, जब variation in refractive index, जब हम वेरिएशन इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पूरा लिखा, इस पूरे को हमने कैपिटल लिखा, बाकी स्मॉल लिखा, बिकॉज दिस इज द की, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चले कि इसने जो है बिल्कुल हिट किया है आंसर को जो मैं चाहता था। मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ओवरी, ठीक है ना। ह्यूमन ओवरी के हमें जो है दो फंक्शंस बताने हैं। जो ह्यूमन ओवरी होती है, ह्यूमन ओवरी आई एम श्योर आपको पता होगा, ये हमारा एक फीमेल जो है आर्गन होता है, ठीक है ना, फीमेल हमारे आर्गन होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे आपको पॉसिबल लगे एंड नैनो सेकंड्स के अंदर जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, दो मार्क्स का है, बट जहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे चाहे छोटी ही बनाएंगे, ठीक है ना, अच्छी सी बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप बना सकते हैं बना दीजिए, चाहे ये इससे रिलेट करती है या नहीं रिलेट करती। ओवरी का जहाँ पे पूछ रहा है तो बना दीजिए ओवरी कहाँ पे होती है। तो फीमेल ये हमारे आर्गन होते हैं, ओवरी जो होती है हमारे फीमेल आर्गन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन इसका होता है एक तो ये प्रोड्यूस करते हैं हमें एग्स, ठीक है ना, एग्स ज्यूरिंग ओवल्यूशन जो है एग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं एंड इसी एग पे जो है बाद में जिस तरह ओवा या ओवम जिसको हम कहते हैं, बाद में इसी पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना। एक तो एग्स प्रोड्यूस करना इसका जो है ओवरीज का इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के जो मॉर्फोलॉजिकल जो हमारे बाहर दिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जो है शेप करते हैं। जिस तरह से हमारा एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना, या इनहिबिन, ये वाले हमारे जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये वाले रिलीज करते हैं। तो क्या लिखिएगा आप, एनी टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, द टू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ओवरी आर करके लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एंड देन आप लिखेंगे कि ये जो है हमें प्रोड्यूस करते हैं, द ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स और ओवा विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग
ओवुलेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। एंड दूसरा जब आप लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे नीचे सेक्स हार्मोन्स, तो सेक्स हार्मोन को आप किस तरह से लिखेंगे, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लिखेंगे आप प्रॉपरली। द ओवरी लिखेंगे आप प्रोड्यूसर्स हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच प्ले क्रूशियल रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, ठीक, इस तरह करके लिखेंगे। एंड दैट्स इट, हो गया आपका, ठीक है। चाहे तो आप डायग्राम साथ में बना सकते हैं, ठीक। तो ऊपर जिसमें आपको लगता है जिस तरह से ये वाला, अगर आपने रिफ्रैक्शन ऑफ जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की डायग्राम आपको आपने देखी है, वो वाली आप शॉर्ट में थोड़ी सी बना दें, जितना फास्ट आप बना पाएंगे आपने अगर प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपका मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है ना। 2 मार्क्स, 2 के ऊपर तो आपके आएंगे नहीं, बट 2 जो हैं इसमें से आधा वादा भी कटेगा नहीं, ठीक है। पहले ही आपका जो है बेस्ट इंप्रेशन जो है एग्जामिनर्स को बिल्ड हो जाएगा। स्पेशली डायग्राम अगर 2-3 मार्क्स में अगर आप नहीं भी बनाएंगे, स्पेशली 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में नहीं भी बनाएंगे, बट नेसेसरली आपको जो डायग्राम्स हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर बनानी होंगी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है? एज वी नो, जो डीएनए कॉपिंग होती है, ठीक है ना, ये बेसिकली ये एक जो है जिसको हम डीएनए रिप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं एक जनरेशन के, वो ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर डाटर्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो हमारा डीएनए रिप्लिकेशन होता है या डीएनए कॉपिंग होती है, ये हमारी क्या करती है, आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जो है प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जो एक्यूरेटली जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। अगर आपको लिखना हो कैसे आप लिख सकते हैं, जहाँ पे हम नहीं लिख रहे क्योंकि आपका जो है टाइम ज़्यादा जाएगा। डीएनए कॉपिंग फिर आप लिखेंगे क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन भी इसको कहते हैं, तो ठीक है, आप एग्जामिनर को पता चलना चाहिए। जस्ट डीएनए कॉपिंग आप इसको कामा करेंगे, फिर लिखेंगे इज आल्सो नोन एज डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन आप लिखिए, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट आप लिखेंगे इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इंश्योर्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेटली पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स इट, इतना आप लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। आते हैं नेक्स्ट, वर्ड लिमिट्स को एडहेयर करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड that the white light on passing through glass prism dispersed into its constituent colors during this dispersion. What is the reason for the violet light to bend more than the red light? ठीक है, तो चलिए ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड जो हमारा चैप्टर था ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसी में से लिया गया है। क्या है हमारा, जहाँ पे आपको डायग्राम ये वाली बनानी आपको बहुत ज़रूरी होगी। आप इस तरह से प्रिज्म बनाते हैं जहाँ पे आपकी एक वाइट लाइट जो है, इसका जो आप बताएंगे वाइट लाइट की एक जो रे है आपको पड़ती है प्रिज्म पे, वाइट लाइट की जो रे है प्रिज्म पे पड़ रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वाइट लाइट की रे जो आपको प्रिज्म पे पड़ रही है, जहाँ पे आप देखेंगे तो ये आफ्टर दैट जब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है आपको, एंड यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट किस्म के आगे कलर आ रहे हैं, ठीक है ना। 7 किस्म के आपको कलर जनरली देखने को जहाँ पे मिलेंगे। सबसे नीचे जो यहाँ पे कलर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वॉयलेट, ठीक है ना। इस तरह से होता है विबग्योर। सबसे ऊपर जो होता है आपका होता है रेड, विबग्योर, GYOR, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके जो ये होते हैं, ठीक है ना। वायलेट जो है आप यहाँ पे देखें, वाइट लाइट जब स्प्लिट हुई, वाइट लाइट बेसिकली ये जो कलर्स थे इनसे मिलके बनी थी। जब हमने प्रिज्म आगे लगाया तो हमें ये वाली जो है जो इसकी डिस्पर्स हुई लाइट, डिफरेंट लाइट्स जो है, सबसे ज़्यादा जो लाइट हमें बेंड होती देखने को मिली वो देखने को मिली हमारी वायलेट, एंड सबसे कम जो हमारी बेंड हुई वो हुई रेड, ठीक है ना। ये कम बेंड हुई और ये ऊपर देखने को मिलती है, ये वाली ज़्यादा बेंड हुई, ये वाली नीचे देखने को मिलती है। अब रीज़न क्या होता है इसके पीछे जो है बेंड होने का, रीज़न होता है वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ लैम्डा, जिसको इस तरह हम कहते हैं वेवलेंथ जो होता है हमारा मेन रीज़न होता है लाइट की बेंडिंग के पीछे, जिसकी हमें जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसका जो है वो कम जो है डेविएट होती है, कम जो होगी बेंड होगी, ठीक है ना। रेड जो होता है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये कम डेविएट होती है। हमारी जो ये वाली है वायलेट, इसका जो वेवलेंथ है ये शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसकी, दैट्स वाई ये जो है ज़्यादा डेविएट होती है। बट आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, द रीज़न क्वेश्चन क्या था हमें, आई हैव टू रेस्पेक्ट दैट। क्वेश्चन था हमें कि ड्यूरिंग डिस्पर्शन व्हाट इज द रीज़न फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट।
क्या रीज़न है कि वायलेट लाइट ज़्यादा बेंड कर रही है रेड लाइट से, तो इसको क्या लिखेंगे, रीज़न फॉर वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट during process of dispersion is that violet light has a shorter wavelength than the red light. The refractive index of material is inversely proportional to the wavelength of light, ठीक है, which means that shorter wavelengths are refracted more than the longer wavelengths. Hence violet light is bent more than the रेड लाइट एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। जब स्पेशली आप जहाँ इसके अंदर ये वाली चीज़ लिखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट करता है वेवलेंथ को, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनेट करता है किसको, आपकी वेवलेंथ को, ठीक। अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होता है, ठीक। वेवलेंथ जब कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा लाइट की बेंडिंग जो है ज़्यादा होगी, ये होगी हमारा टेक्निकल चीज़। एनीवे आते हैं नेक्स्ट एंड हमारा है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स। हमें जो है एक सर्किट डायग्राम बनानी है जिसके अंदर जो है हमें इसने ऑप्शंस दे रखे हैं, सिर्फ हमें जो है यहाँ पे एक डायग्राम जो है हमें अपने एंड से ड्रा करनी है एंड नथिंग एल्स। चलिए तो कैसे ड्रा करेंगे, हमें जो है यहाँ पे आते हैं सर्किट डायग्राम कंसिस्ट ऑफ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल हैं जिसके अंदर 2 वोल्ट ईच के 2 सेल्स के हमारे पास 3 रेजिस्टर्स जो हैं इसके अंदर जो है लगे हुए हैं, 2 ओहम का, 3 ओहम का एंड 5 ओहम का, ठीक है ना। और इसके बाद जो है एक की लगी हुई है, सब जो है सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड है। सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड का मतलब होता है कि सब जो है एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं। पैरेलल हमारे कनेक्शन होते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस वाले को हम जो है हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। एंड ये वाला जो होता है जब एक ही लाइन के अंदर हमारे जो हैं रेजिस्टर्स लगे होते हैं, हम इसको कहते हैं ये हमारी सीरीज कनेक्शन है। तो हमें सीरीज कनेक्शन बनाना है कैसे, 2 वोल्ट की 2 बैटरीज लगानी है एंड देन हमें 2 3 5 के हमें 3 रजिस्टर लगाने हैं एंड एक की लगानी है। तो चलिए आते हैं एंड यहाँ पे जो है हमें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनानी है। तो किस तरह से हम करेंगे, इसके लिए जो है सबसे पहले हम जो है ऊपर हम जो है इस तरह से रजिस्टर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इस साइड में रजिस्टर लगाओ, इस साइड में लगाओ, इस साइड में लगाओ, किस साइड में भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास कितना था, 2 ओहम का, ठीक है ना, 2 ओहम का एक रजिस्टर था। देन हमारे पास जो है दूसरा रजिस्टर इसने कहा था 3 ओहम का एंड जो तीसरा रजिस्टर है इसने आई थिंक वो कहा है 5 ओहम का, ठीक है। तो हम लिखेंगे जहाँ पे ये वाला जो हमारा रजिस्टर है ये है हमारा 5 ओहम, ठीक है ना। तो 3 रजिस्टर हमने जो है सीरीज में पहले लगा दिए। अब इसने आगे कहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक स्विच लगानी है, एक की लगानी है, ठीक है ना, और बैटरी लगानी है, ठीक है। चलिए तो की लगाते हैं एंड सर्किट जो है हमें एक ये वाला जो है सर्किट बनाने के लिए जहाँ से करेंगे हम, तो की हम जहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको मर्जी हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेट मी पुट हियर की, एक हमारी की है, की को हम क्लोज करेंगे एंड की को हम जो है इसके साथ जब बंद करेंगे, की हमारी कैसी होती है, अब की को हम ऐसे भी करते हैं सर्किट के अंदर ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। जब इसको हम बंद करेंगे तो करंट फ्लो करना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें जो है बैटरीज लगानी है, ठीक है ना, एंड ठीक है। तो ठीक है ना, एक साइड जो है बड़ा हम रखते हैं 2 वोल्ट की बैटरी एंड देन हमें जो है होगी हमारी 2 बैटरीज, 2 वोल्ट की बैटरीज, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट हो गया जो हमें जो है बनाना था, ठीक है। ये वाला जो सर्किट था हमें जो ऊपर क्वेश्चन में पूछ रहा था वो वाला हमने बना दिया। आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना, जिनके जो है नेफ्रॉन ने सराउंड कर रखा होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। तो ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन जो होता है इसका जो है हमारे पास इनका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली जो हमारी ये वाली जो होती है ब्लड कैपिलरीज जो होती है इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन इसका जो है मेन फंक्शन होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है।
जो निफ्रान को हमारी जो ब्लड कैपिलरीज जो इसको अटैच रहती है, निफ्रान हमारा जो होता है एक यूनिट होता है किडनी का, ठीक है ना। किडनी के अंदर जिस तरह से होता है, इसके अंदर आई एम श्योर अगर आपको जहाँ पे याद हो इसका निफ्रान का स्ट्रक्चर जो होता है, जिस तरह से जहाँ पे हमारा बोमेन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है ना, एंड देन हमारे जो होते हैं डक्ट होता है वगैरह, जो पूरा है वैसे आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आप फास्ट ड्रा कर सकते हैं, जहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं, अगर आप फास्ट ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो लेट इट, ठीक है ना। जहाँ पे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फंक्शन क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज जो है निफ्रान को सराउंड करके रहती हैं, उनका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, एंट्री, एब्जॉर्प्शन का। ये बेसिकली ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है ना, या फिर जो हमारे फिल्ट्रेट हैं निफ्रान, उनसे जो है हमारा जो वाटर या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वाटर या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये कैपिलरीज क्या करती है, इधर वाटर प्लस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस तरह से ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज है, या हमारे पास जो है ये होता है इसको अमीनो एसिड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इससे कैपिलरीज जहाँ से एब्जॉर्ब करती है इनफिल्ट्रेशन यूनिट से, निफ्रान से जो है, फॉर एग्जांपल ये हमारा निफ्रान है, वहाँ जहाँ पे इसको जो है कैपिलरी अटैच्ड है, ये क्या करेगी, जहाँ से एब्जॉर्ब करेगी आपका क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल जो है आपके एलिमेंट्स प्लस जो वाटर है, इसको वापस जो है ब्लड के अंदर भेज देती है खींच के, ठीक है ना। एंड देन आगे जो है अकॉर्डिंगली यूज होते हैं वो। तो आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए जो है आप इसको ऐसे लिखिए, ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द निफ्रॉन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, ये चीज़ आनी चाहिए, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, राइट। दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड फिल्ट्रेट इन निफ्रॉन सच एज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है ना, बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वापस लेके जाते हैं। तो ये वाली जो हमारा हुआ सेक्शन भी कवर, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए गॉड ब्लेस। बहुत जल्द हम आएंगे नई वीडियो के साथ।